हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और दिन के समान ही अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का भूगोल के बारे में कल सोमवार को यानी मंडे को अपन ने क्लास नहीं ली थी किसी कारणवश। कोई बात नहीं, आज उसी टॉपिक को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को और आप नियमित रूप से बने रहिए। मैं पूरी आपके कोर्स को पूरा करवाऊंगा और आपके कुछ दिनों बाद में हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम आने वाला है राजस्थान का, लेब असिस्टेंट वाला भी विज्ञप्ति आने वाली है, ठीक है। तो उनसे संबंधित ही कोर्स अपना चल रहा है और आप बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इसी से जोड़ते रही है। अपन ने पिछली क्लासों में राजस्थान की अपतंत्र के बारे में, एक एक नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्थान और उनकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया है, ठीक है। और ये भी बताया कि आरपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं। उसी के समान आज दूसरा टॉपिक लिया है मैंने, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों से संबंधित भी कितनी बार क्वेश्चन पूछ करके आ चुका है। आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक झील को अच्छी तरह से समझते हुए अपन पढ़ेंगे। उनसे संबंधित ये टॉपिक पूरा होने के बाद में उससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आता है उनको भी मैं बताता रहूँगा। प्रत्येक टॉपिक पूर्ण होने के बाद में मैं उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में हल करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने राजस्थान की झीलों से संबंधित लिया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि झील होती क्या है। झील यानी आसपास की भूमि से नीचा भूभाग, आसपास की भूमि से नीचा जो भूभाग होता है उसको झील के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर चारों तरफ से वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, चारों तरफ से बह करके आकर के और वहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। और उस झील वह जो जल है वह एक प्राकृतिक झील का रूप धारण कर लेता है, उसे झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहिए और सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना, कठिनाई से सरलता की ओर नहीं, सरलता से कठिनाई की ओर। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो झील एक आसपास के नीचा बैठा हुआ भूभाग है जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से जो बनी हुई झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ की राजस्थान की झीलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके इसका वर्गीकरण किया गया है। ये देखो, राजस्थान की झीलें टॉपिक लगा दिया मैंने। और एक तो प्राकृतिक झीलें हैं, दूसरा है कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें यानी प्रकृति के द्वारा बनी गई धरातल पर इस प्रकार के जहाँ पर चारों तरफ से वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, नीचे बैठा हुआ भूभाग जहाँ पर चारों तरफ से बह करके आकर के और जल एकत्रित हो जाता है। और दूसरा है कृत्रिम झील, यानी कि मानव के द्वारा अपने उद्देश्य जलापूर्ति के लिए बनाई गई जो झील है उसको कृत्रिम झील के रूप में जाना जाता है। प्राचीन राजा महाराजाओं ने कितनी भी झीलों का निर्माण किया है उनके बारे में भी अपन उनका नंबर आएगा जब पढ़ेंगे। कृत्रिम झीलें भी राजस्थान में दो प्रकार की है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दो प्रकार की झीलें हैं। उनके पानी के स्वाद के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें, ठीक है। तो खारे पानी की झीलों में सांबर है, डिडवाना है, पंचभद्रा है और लोणकरणसर है।
ठीक है। तो प्रत्येक झील के बारे में, इसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ पर है, कौन कौन सी झीलों में है। दूसरी बात है कि इस झील की ग्लोब पर क्या स्थिति है, और इसमें कौन कौन सा साल्ट पाया जाता है, निर्माण होने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से खारे पानी की झीलों के बारे में अपन अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, खारे पानी की झीलों के बारे में इस प्रकार से बताते हैं। सबसे पहले सांबर झील को ले लेते हैं। सांबर झील के बारे में वैसे आपने भी सुन रखा होगा, पढ़ा भी होगा, और हो सकता है कि जयपुर से और जोधपुर जब ट्रेन में बैठ कर के गए होंगे तो उसी खारे पानी की जो सांबर झील में से ही क्या नाम से रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और उसको जरूर देखना जब भी जाना हो जाए। ठीक है। तो सांबर झील एक तरह से राजस्थान के कौन से जिले में, कौन से जिले में इसका विस्तार है। देखो, जयपुर, अजमेर और नागौर, जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में इसका विस्तार है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, सांबर, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में इसका विस्तार मिलता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में क्या बताते हैं कि इसका निर्माण टेथिस सागर के संकुचन से माना जाता है। क्वेश्चन कितनी बार कंपटीशनों में आरपीएससी ने पूछा हुआ है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसका निर्माण टेथिस संकुचन से निर्माण हुआ है। तो यहाँ लिख देता हूं, निर्माण टेथिस सागर के संकुचन यानी सिकुड़ना, टेथिस सागर के सिकुड़ने से, संकुचन से इस झील का निर्माण माना जाता है। ठीक है। और निर्माण प्रक्रिया से संबंधित इसको टेथिस सागर के अवशेषित झील के रूप में भी जाना जाता है, अथवा टेथिस सागर की अवशेषित झील, टेथिस सागर की अवशेषित झील कौन सी है। ठीक है, सांबर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, अपन ने सबसे पहले राजस्थान की झीलों को दो भागों में डिवाइड कर लिया। खारे पानी की झील, प्राकृतिक और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील को दो भागों में, खारे पानी की झील के रूप में और मीठे पानी की झील के रूप में। सबसे पहले अपन खारे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सांबर झील को लिया, इसका विस्तार देख लिया, इसका निर्माण प्रक्रिया टेथिस सागर के संकुचन से इसको माना जाता है। टेथिस सागर के अवशेषित झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। ग्लोब पर आजकल क्वेश्चन को चेंज करने लग गए। ग्लोब पर सांबर झील की स्थिति है तो थोड़ी बहुत संख्या में चेंजेस करके और क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में देखना कि राजस्थान के ये ग्लोब झील की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है।
सामर झील में इसकी जो स्थिति है ये है 27 डिग्री ग्लोब पर स्थिति। यहाँ लिख देता हूं, ग्लोब पर स्थिति। ग्लोब पर स्थिति कहां पर है इसकी देखना, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। देशांतरीय विस्तार में देखो आप 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। और समझ लो ग्लोब पर इस सामरहिल की स्थिति कितनी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है। देशांतरीय विस्तार में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। क्वेश्चन आजकल इस प्रकार से पूछने लग गया है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो 33 सागर के संकुचन से अथवा 33 सागर की अवशेषित झील के रूप में इसको जाना जाता है। अब आती है बात दूसरी कि इस झील में कौन सा लवण पाया जाता है। लवणीय तत्व तो बहुत सारे हैं। इसमें देखो यहां लिख देता हूं, लवण, इसमें लवण उत्तम कोटि का लवण मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलता है इसमें। तो इसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। अब आप देखिए कि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाने का क्या कारण है। दो प्रकार के कारण बताए। पूर्व में इसका कारण, ये कारण लिख देता हूं, कारण। तो इसमें लवणीय तत्व पाए जाने का क्या कारण है। दो प्रकार के कारण है। एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र से लाइवी नदियों के द्वारा लवणीय तत्व निरंतर अधिक समय तक इसके तल में लवणीय कणों को निरंतर जमा करते रहने के कारण। ठीक है। और दूसरा कारण है कि भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से मानना है कि इसके आंतरिक जो चट्टानें हैं उनमें लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है, उनमें लवणता की अधिक मात्रा होती है। और वर्षा का जल एकत्रित होने के बाद में उनमें घुलनशील की क्रिया से वह लवणीय तत्व क्या होता है कि जल तो एक तरह से वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। जो ही वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ता है उसके साथ में लवणीय तत्व ऊपरी तली पर
परत के रूप में तो जमा हो जाता है, परंतु वाष्प बनकर नहीं उड़ता, केवल जल वाष्प बनकर उड़ता है। लवणीय तत्व हमेशा वाष्प बनकर नहीं उड़ता है और ऊपरी तली पर एक परत के रूप में जमा हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ऊपरी परत पर लवणीय तत्वों की मात्रा एक परत के रूप में पाई जाती है। तो दो प्रकार से इस झील में लवणीय तत्व पाए जाते हैं। उस रासायनिक क्रिया को शेषाकर्षण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा एक तो नदियों के द्वारा और दूसरा कारण क्या है, शेषाकर्षण या वाष्पन की क्रिया से, और समझ लो इसको, नदियों के द्वारा। जब अपन ने पिछली क्लासों में सांबर झील के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है, तो मेडा, रूपनगढ़ और खारी जो इसकी प्रमुख झीलें हैं, ये झीलें लंबे समय से मतलब आसपास के भूमि से वर्षा के जल के साथ में बह करके इसमें गिरती रही है और अपने साथ लवणीय तत्वों को घुलनशील करके और इसके पेंदे में जमा करती रही है। हजारों वर्षों से लंबे समय तक इस प्रकार करते रहने से नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष हजारों लाखों टन लवणीय तत्व इसमें जमा होते रहते हैं। तो इसके कारण तो नदियों के द्वारा भी इस सांबर झील में लवणीय कणों की मात्रा बढ़ती गई। और दूसरा कारण है कि इसके आंतरिक चट्टानों में लवणीय तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं। लवणीय तत्वों की चट्टानें पाई जाती है, यूं समझो। वर्षा के जल के द्वारा घुलनशील होकर और जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और उसमें जो लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, जो ऊपरी परत पर एक लवणीय तत्वों की परत जमा हो जाती है। उससे इस सांबर झील में लवणीय तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और उस क्रिया को संशोकर्षण की या वाष्पन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और समझ लो कि चट्टानों, इस सांबर झील के आंतरिक चट्टानी भागों में, चट्टानों में लवणीय तत्व अधिक पाए जाते हैं, यूं समझो। और वर्षा के जल के द्वारा वह घुलनशील हो जाता है। घुलनशील होने के बाद जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और वाष्प बनते समय वह लवणीय तत्व उसके साथ ऊपर तो आ जाते हैं, परंतु उनके साथ उड़कर के ऊपर की ओर नहीं जाता और शुद्ध जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और लवणीय तत्व ऊपर की परत में जमा हो जाते हैं। इसलिए इस सांबर झील के ऊपरी परत में लवणीय तत्व की एक परत जमा हो जाती है। उस क्रिया को वाष्पन की क्रिया या संशोकर्षण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। समझने में आ गया है? ओके। और नदियों के द्वारा तो आपको आइडिया है, इन दोनों कारणों से ही इस सांबर झील में लवणता की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और दूसरी बात है, कौन सा लवण मिलता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl इसको कहा जाता है। दूसरी बात है कि इसमें लवण बनाने का जो नेशनल साल्ट लिमिटेड कंपनी है, मैं लिख देता हूं,
लिमिटेड कंपनी, इसके द्वारा लवण, इसके द्वारा नमक बनाने का कार्य होता है इस कंपनी के द्वारा, और ये भारत सरकार के अधीन है। ध्यान रखना, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो लवण बनाने का जो कार्य है सांबर झील में, वह किसके अधीन है? ये भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित है और नेशनल साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो आज अपन ने इस प्रकार से झीलों का वर्गीकरण करके खारे पानी की झीलों के बारे में सबसे पहले सांबर झील को लिया है, और इसी फैक्टों में से क्वेश्चन बन करके आते हैं। वैसे सांबर झील के बारे में तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, बाकी फालतू चीजों को नहीं पढ़ना है। और इसी के जो स्थिति है, जो एक तरह से जयपुर से और जोधपुर की रेलवे मार्ग पर पड़ती है, वो तो मैंने प्रारंभ में बता दिया था आपको। ठीक है, दूसरी झील लेते हैं खारे पानी की, कौन सी? डिडवाना। ये देखो डिडवाना, सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा, लोणकरणसर, ये खारे पानी की झीलें हैं। फिर मीठे पानी का नंबर लेंगे, ठीक है, और फिर कृत्रिम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने सांबर झील के बारे में पढ़ लिया भाई। ये जयपुर, नागौर, अजमेर क्षेत्र में इसका विस्तार है। तैतीस सागर के संकुचन से इसका निर्माण माना जाता है। संकुचन के बजाय ये अवशेषित झील के रूप में भी जानी जाती है। तैतीस सागर का अवशेषित झील। ग्लोब पर इसकी स्थिति इस प्रकार से है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप तो इस प्रकार का ध्यान रखो, 27 की जगह वो 26 भी कर सकता है, उत्तर की जगह वो पूर्व भी कर सकता है, और संख्या इसी के सी दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रत्येक चीज को मैंने प्रारंभ में ग्लोब से समझा दिया हुआ है कि अक्षांश और देशांतरों को किस प्रकार से पढ़ते हैं। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से और 75 डिग्री पूर्वी देशांतरीय विस्तार है इसका। ठीक है, अगली अपन खारे पानी की झील पढ़ते हैं, दूसरे नंबर की डिडवाना। ये डिडवाना झील इसकी स्थिति, डिडवाना झील की स्थिति में से आप सब जानते हैं कि नागौर जिले में है। डिडवाना झील की स्थिति है वो नागौर जिले में है, और नागौर जिले में परंतु नागौर से कुचामन जिला, नागौर से कुचामन जिला अलग होने के बाद वर्तमान में ये कुचामन जिले में है। ध्यान रखना। तो डिडवाना झील के बारे में पढ़ा, ये भी एक खारे पानी की झील है, और नागौर जिले में है, परंतु नागौर से अब कुचामन जिला अलग बन गया है। और कुचामन जिला बनने के बाद में
अब वर्तमान में इस डिडवाना झील की स्थिति कुचामन जिले में आती है। ध्यान रखना, कुचामन जिले में आती है। तो वर्तमान में मैं लिख देता हूं, वर्तमान स्थिति कुचामन जिला, जिला कुचामन, ठीक है। तो और ग्लोब पर इसकी स्थिति, ग्लोब पर इसकी स्थिति कितनी है? ग्लोब पर जो स्थिति है इसकी वह है 27 डिग्री 24 मिनट से 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 34 मिनट 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर और समझ लो 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, और 74 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार है। क्योंकि जिस क्षेत्र का अधिक विस्तार नहीं होता है उसको एक ही अक्षांश और एक ही देशांतर के द्वारा दर्शित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि इसका विस्तार अधिक नहीं होने के कारण ये क्षेत्र एक ही अक्षांश और एक ही देशांतर के द्वारा दर्शित किया हुआ है। और दूसरी बात है कि इसका भी निर्माण इसकी निर्माण प्रक्रिया में भी एक तरह से माना जाता है कि धरातल के आंतरिक चट्टानों में लवणता की मात्रा अधिक हो जाने के कारण वर्षा के जल के द्वारा घुलनशील क्रिया से इसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है। तो यहां लिख देता हूं, आंतरिक चट्टानों में लवणता की मात्रा तथा वाष्पन की क्रिया से साल्ट बनता है, ठीक है। वाष्पन की क्रिया से जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा ना कि वर्षा का जल के द्वारा उसके चट्टानों में घुलनशील लवणीय कण जल के साथ ऊपर तो आ जाते हैं परंतु वाष्प बनकर नहीं उड़ते हैं, और शुद्ध जल तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और उसके जो लवणीय कण है उनकी एक परत जमा हो जाती है, ऊपरी भूभाग पर लवणीय कणों की परत जमा हो जाती है। उस क्रिया को वाष्पन या संशोकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो उसको वाष्पन क्रिया से इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किसका? लवणता का। इसमें कौन सा लवण पाया जाता है? लवणता की मात्रा भी तो बहुत सारे प्रकार की होती है ना, तो इसमें लवणता कौन सी पाई जाती है? इसमें सोडियम
क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इसमें ये लवण कौन सा, सोडियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट पाया जाता है इसमें, जो खाने योग्य नहीं है, ध्यान रखना। यह खाने योग्य नहीं है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग उद्योगों में, रसायन उद्योगों में अथवा कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ लिख देता हूं, उपयोग रसायन उद्योगों व कागज बनाने में। और समझ लो, इसका उपयोग रसायन उद्योगों में अथवा कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डिडवाना झील में जो साल्ट बनता है, साल्ट मिलता है, वो खाने योग्य नहीं है। इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट मिलता है, सोडियम सल्फेट, जो कि खाने योग्य नहीं है। ठीक है, Na2SO4 बोलते हैं सोडियम सल्फेट। कभी इस प्रकार से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इस सूत्र को भी ध्यान रखना। सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये मिलता है इसमें, और ये खाने योग्य नहीं है। रसायन उद्योग में या कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें लवण निकालने का अधिकार राजस्थान सरकार के अधीन है, ध्यान रखना इसको। ये उपक्रम ये लिख देता हूं, उपक्रम राजस्थान सरकार, उपक्रम राजस्थान सरकार के अधीन है। और समझ लो, डिडवाना झील के बारे में, जो कि खारे पानी की झील के बारे में अध्ययन कर रहे हैं पर इसकी स्थिति नागौर जिले में थी पहले, परंतु नागौर से कुचामन जिला अलग हो जाने के बाद में वर्तमान स्थिति इसका जिला कुचामन है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्लोब पर इसकी स्थिति 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, तथा देशांतरीय विस्तार में 24 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। आजकल क्वेश्चनों को चेंज कर दिया है, और कोई से भी झील की जो स्थिति है वो ग्लोब पर पूछने लग गया, क्योंकि सब लोग रख लेते हैं कि कौन सी झील कौन से जिले में पाई जाती है। अब वो उसने चेंज करके और अक्षांश व देशांतरीय स्थिति के बारे में पूछने लग गया है। कोई सी भी क्षेत्र का विस्तार झीलों से और उसके देशांतरीय अक्षांशीय देशांतर के आधार पर भी ध्यान रखने करो। तो ये इस पर ग्लोब पर इसकी स्थिति है, डिडवाना झील की 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और देशांतरों में 34 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर। निर्माण आंतरिक चट्टानों में लवणता की मात्रा के कारण इसमें लवणता का निर्माण होता है, लवणता पाई जाती है। और लवणता में कौन सी लवणता है? सोडियम सल्फेट, जिसका Na2SO4 बोलते हैं। तो वाष्पन क्रिया से लवणता का निर्माण हो जाता है।
लवणता का निर्माण तो हो जाता है, परंतु ये खाने योग्य लवण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है और रसायन उद्योगों में और कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है और राजस्थान सरकार के अधीन है। निर्माण करने का और लवण निकालने का जो कार्य है इसमें राजस्थान सरकार करती है। ठीक है, तो आज अपन ने इस प्रकार से सांबर झील के बारे में और डीडवाना झील के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में और अपन अध्ययन करेंगे और झीलों को लेंगे, खारे पानी की झीलों को, फिर मीठे पानी की झीलों के बारे में। जब झीलों का संपूर्ण रूप से अध्ययन हो जाएगा उसके बाद में इनसे बनकर के किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर के आते हैं और आने वाली वैकेंसियां में इस प्रकार की चीज़ों बड़ी उपयोगी है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को मैं स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्लो स्पीड में समझाता हुआ चल रहा हूँ, आप भी नोट करते हुए चलिए और एक नोटबुक में सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से नोट करते चलना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते चलें और कोटा विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित जो भी मैं इंफॉर्मेशन आएगी वो इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप इस पर बार बार इस पर क्या नाम से इसको देते रहिए और इससे पूरी सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।